गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मेंडल ने हेरिडिटी के लॉस दिए हैं उनके लिए कौन कौन से फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो इन नियमों को समझने में हेल्प करेंगे। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो मेंडल ने नियम दिए हैं जो एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर या पूरी यूनिट का सारांश है वो क्या है। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो मेंडल के लिए डेडिकेट है और जो मेंडल के लॉज हैं उनके लिए डेडिकेट है। तो आज हमारे लिए मेंडल के लॉज पढ़ने हैं कि मेंडल ने आखिर ऐसे कौन कौन से नियम दिए जो हमारे लिए हेरिडिटी और वंशानुगति को समझने में हेल्पफुल हैं। तो फर्स्ट जो हमारे मेंडल का लॉ है उनने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक मटर के पौधे पर किया था, पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं। तो जो हमारे मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। और उन्होंने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था क्योंकि ये मोनोकॉर्पिक होता है यानी कि एक वर्षीय होता है और इसका जो जीवन चक्र होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन हम एक ही वर्ष में कर सकते हैं कि अलग अलग जनरेशन्स में कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, इसको हम एक साल में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद जो उन्होंने लॉ दिए वो उन्होंने 3 नियम दिए अपने प्रयोग के आधार पर। फर्स्ट जो उनका लॉ है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम प्रभाविता के नियम के लिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इस नियम में जो मेंडल ने बताया था वो उन्होंने ये बताया कि जब हम एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं, यानी कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं, जैसे कि एक पौधा लंबा लिया और एक पौधा बोना लिया, यानी कि एक जो है वो टॉल है और दूसरा जो प्लांट है वो है ड्रॉप है, और जब इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया या क्रॉस कराया तो इनके गैमेट्स बनते हैं। देन गैमेट्स बनने के बाद इनमें जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी आती है उसे हम F1 जनरेशन का नाम देते हैं। जैसे कि जो मेंडल थे उन्होंने प्रभाविता के नियम में 2 पौधों का चयन किया, एक लंबा पौधा और दूसरा बोना पौधा, और जब इनके बीच क्रॉस कराया तो हमारे लिए F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिले वो इस प्रकार थे कि जब उन्होंने कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी के बीच क्रॉस कराया तो उन्हें इन दोनों के जो गैमेट्स बने वो टीटी और टीटी बने, और जब इनके बीच हमने क्रॉस कराया तो हमारे लिए F1 जनरेशन में 4 प्रकार के पौधे मिलते हैं। और ये चारों प्रकार के जो पौधे रहते हैं ये लंबे रहते हैं लेकिन प्योर टॉल नहीं रहते, यानी कि शुद्ध लंबे नहीं रहते, क्योंकि इनमें जो गैमेट का मिक्सअप हो जाता है इसलिए एक गुण प्रभावी और एक गुण अप्रभावी रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस कराया तो हमारे लिए जो चारों जनरेशन्स मिली उन जनरेशन्स में जितने भी प्लांट थे वो सारे टॉल मिले यानी कि लंबे मिले, और यहाँ पे जो हमें मिक्सअप मिला है F1 जनरेशन का, मान लीजिए कि ये हमारा फीमेल प्लांट है और ये हमारा मेल प्लांट है। देन जब इसमें क्रॉस कराया तो ये उनके गैमेट्स बने मियोसिस डिवीजन से, और फिर यहाँ पे जो हमें प्रोजेनी मिली यानी कि F1 जनरेशन मिली। इस F1 जनरेशन में हमारे लिए जो प्लांट के यदि हम क्रोमोसोम्स या उसके जीनोटाइप को देखें तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला है। आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो हमारा कैपिटल टी है वो हमारा डोमिनेंस रहेगा यानी कि प्रभावी रहेगा, और जो हमारा स्मॉल टी है वो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी रहेगा। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो डोमिनेंस होता है यानी कि जो हमारे F1 जनरेशन में हमें प्रोजेनी मिली है, इस प्रोजेनी में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो इसमें जो कैपिटल टी है
ये हमारा प्रभावी गुण कहलाता है, यानी कि जो लंबेपन का गुण है वो प्रभावी रहता है और वोनेपन यानी कि स्मॉल टी के गुण को दबा देता है। इस कारण जो हमें पौधा मिलता है वो बहुत ही लंबा मिलता है और बोना बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो जो हमारे मेंडल थे उनने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो F1 जनरेशन है उसमें एक गुण प्रभावी रहता है और दूसरा अप्रभावी रहता है। जो गुण अपना प्रभाव दिखा पाता है यानी कि जो गुण उभर कर आता है उस गुण के लिए उन्होंने डोमिनेंस या प्रभावी कहा और इस पूरे लॉ के लिए उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। और इस पूरे नियम से हमें ये पता चला कि कोई एक ही गुण जो है वो प्रभावी रहता है और दूसरा गुण रिसेसिव अप्रभावी रहता है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछें कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में यानी कि जो प्रभाविता का नियम है या जो मेंडल का प्रथम नियम है या लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो यहाँ पर यदि हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो वो हमारा 1:1:1 होगा और यदि हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो हमारा यहाँ पे प्रभाविता के फर्स्ट लॉ में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो, ये फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिलता है क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 लंबे पौधे मिले हैं और यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो हमारे लिए 3:1 मिलता है यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो है। देन इसके बाद ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है या जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो किस संकरण पर आधारित है। यहाँ पर किस संकरण से मेरा मीन्स है कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक संकर संकरण होता है जिसमें एक जोड़ी कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं और जो द्विसंकर संकरण होता है और उसमें 2 जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं। तो प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है या द्विसंकर, तो आपके लिए इसमें टिक करना है कि जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेंडल का लॉ है वो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। इसके बाद हमारे लिए जो सेकंड लॉ पढ़ना है उस सेकंड लॉ का नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सेकंड लॉ दिए उस सेकंड लॉ का जो नेम है वो है युग्मकों की शुद्धता का नियम या सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स या इसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम जिसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम, सेग्रीगेशन और इसके अलावा इसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है या पृथक्करण का नियम क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों नियम एक ही हैं। और जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है यानी कि पृथक्करण का नियम है वो भी हमारा एक संकर संकरण पर आधारित है यानी कि मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। और इस जो लॉ है इस लॉ में मेंडल ने बताया कि जब हम एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो गैमेट रहते हैं या जो युग्मक बनते हैं उन युग्मक का मिक्सअप नहीं होता, वो युग्मक आपस में नहीं मिलते और किसी भी लक्षण जैसे कि लंबाई है तो उस लंबाई को निर्धारित करने वाले जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिश्रित नहीं होते यानी कि मिक्स नहीं होते। और इसी लॉ के लिए मेंडल ने पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या
प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा, जिसमें हमारे लिए जो प्लांट मिल रहा है उसके जो गैमेट हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं रहते। और इसी जो लॉ के लिए मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा है। यदि इसे हम रेखा चित्र से समझें तो ये इस टाइप से रहेगा। मान लीजिए कि हमारा कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल आर है वो हमारे गोल बीज को दर्शाता है, गोल बीज, और जो हमारा स्मॉल आर है वो झुर्रीदार बीज को दर्शाता है, झुर्रीदार बीज। जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो यहाँ पे ये गैमेट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैमेट बने वो किसी भी प्रकार से मिक्स नहीं होते, मिक्सअप नहीं होता। और जब इनमें क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर मिलते हैं। यानी कि हमारे लिए जो F1 जनरेशन है उसमें जितने भी प्लांट मिलते हैं वो गोल बीज वाले रहते हैं, यानी कि जो झुर्रीपन का गुण रहता है वो दब जाता है। और इसी लॉ के लिए युग्मकों की शुद्धता या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। देन इसके बाद हमारे लिए थर्ड जो लॉ है वो पढ़ना है कि किस टाइप से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जो हमारे स्वतंत्र विवहन का नियम है यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ गैमेट्स वो किस प्रकार से है। तो हमारे लिए इसके बारे में पढ़ना है और इसे बहुत ही ब्रीफ में हम नेक्स्ट वीडियो में